आज हम चैप्टर 1 संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.4 में संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना सीखेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। हम अपने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर फिर से एक बार दर्शाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं हैं वो दशमलव रूप में आपको मिलेंगी और उन दशमलव रूप की संख्याओं को आप संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर संख्या रेखा दिखाना चाहूँगा कि जो संख्या रेखा होती है, जैसा कि आप संख्या रेखा जानते हैं, संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है। अगर आप इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं तो बीच में आप 0 लिख सकते हैं। और अब ये दो हिस्सों में बट गया है, राइट हैंड साइड है ये और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो दाईं तरफ ये जो संख्याएं होती हैं ये अनंत तक जा सकती हैं और ये सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं होती हैं। बाईं तरफ भी ये अनंत तक जा सकती हैं, इधर की संख्याएं नेगेटिव होते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर पर इनमें डिफरेंस होता है। इसको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब आप यहाँ पर संख्याओं को लिखते हैं, 0 के बाद आता है 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं। और इसी प्रकार से जब आप बाईं तरफ जाएंगे तो आपको माइनस में संख्याएं मिलेंगी, -1, -2, -3 और -4, इस प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में जो आपको सीखना है वो दशमलव वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे आप। तो दशमलव वाली संख्याओं के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो आप इसको देख रहे हैं संख्या रेखा, इस पे जो संख्याएं हैं वो 0 है, 1, 2, 3, 4 और फिर इस तरह से -1, -2, -3, -4। अगर आप इन्हीं में से कोई भी दो संख्या लें जो एक दूसरे के, जैसे कि अगर आप 0 और 1 को लेते हैं, या फिर 1 और 2 को लेते हैं, या फिर 2 और 3 को लेते हैं, या फिर 3 और 4 को लेते हैं, तो इनके बीच में भी क्या होती हैं? दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। तो क्या आप इन दशमलव वाली संख्याओं को देखना चाहेंगे? चलिए हम इनको देखने का प्रयास करते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जब हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो इसमें आप दो संख्याएं लेंगे, या तो आप ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि 0 और 3 के बीच में आप नहीं देखेंगे, आप 1 और 4 के बीच में नहीं देखेंगे। ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, मतलब कि अपने से एक ज्यादा हो या अपने से एक कम हो। उन्हीं दोनों संख्याओं को आप यहाँ पर ले सकते हैं। 0 लेंगे तो या तो आप 0 और -1 ले सकते हैं, या तो फिर आप 0 और 1 ले सकते हैं। अगर आप 3 लेते हैं तो 3 के आगे आप 4 ले सकते हैं, या तो फिर 3 से पहले वाला यानी कि 2 और 3 ले सकते हैं। यानी कि जो भी संख्या लेंगे, पहली संख्या अगर आप कोई भी लेते हैं तो दूसरी संख्या उससे या तो एक ज्यादा हो या उससे एक कम हो, उसी को ही आप लेकर उसको आवर्धित करेंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि किस प्रकार से हम किन्हीं भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के बीच में दशमलव वाली संख्याओं को देख पाते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको कोई भी दो संख्या ले लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर पहले 0 और 1 के बीच में देखते हैं कि 0 और 1 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो अब मैं आवर्धित करूंगा 0 और 1 को। तो आवर्धित करने के लिए मैं एक रेखा खींचूंगा इस प्रकार से। इस प्रकार से एक रेखा खींची जाएगी। ठीक है, एक रेखा हो गई है और यहाँ पर हो गया हमारा। मैं जो आवर्धित करूंगा वो करूंगा 0 और 1 को करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं 0 को यहाँ पर लिखूंगा और 1 को यहाँ पर लिखूंगा। आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ये रहा 0 और ये रहा 1। मैं इन दोनों को आवर्धित करने जा रहा हूँ। तो मैं इस रेखा को 9 हिस्सों में बांटूंगा। कितने हिस्सों में बांटूंगा? 9 हिस्सों में। तो पहला हिस्सा हो जाएगा ये हमारा बीच में, और 1-1 सेंटीमीटर पर आप निशान लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8 और एक यहाँ पर ले लेते हैं 9। ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप इसको देखेंगे, ये रहा 0 और ये रहा 1। इस 1 को अगर ये यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा है तो इस 1 को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। आप इस 1 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो जब हम इस 0 और 1 को आवर्धित करेंगे तो चलिए देखते हैं हमें कौन कौन सी संख्याएं इसके बीच में देखने को मिलती हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो 0 के बाद आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 0.1। क्या मिलेगा? 0.1। फिर आपको मिलेगा 0.2। फिर आपको मिलेगा 0.3। फिर आपको मिलेगा 0.4। फिर आपको मिलेगा 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 0 और 1 के बीच में इतनी सारी संख्याएं हैं। तो अब आप यहाँ पर इनमें से भी किसी को भी आवर्धित कर सकते हैं। इनमें से भी आप कोई भी दो संख्या लेकर उसको भी आवर्धित किया जा सकता है। ठीक है। अगर आप इनमें से किसी को आवर्धित करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। ये जो मैंने 0 और 1 के बीच में संख्याओं को आवर्धित किया है, ये आपको दिखाने के लिए किया है। आप 1 और 2 के बीच में भी कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे तो आपको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 फिर आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको ये आवर्धन करना सीखना है। मैंने यहाँ पर आपको जो आवर्धन करके दिखाया है वो किसको दिखाया है? मैंने दिखाया है 0 और 1 के बीच को। अब मैं किसी और दो पूर्णांकों को लेकर, क्रमगत धनात्मक पूर्णांक को लेकर उसको भी आवर्धित करके और दिखाता हूँ। ठीक है। मान लीजिए मैं 3 और 4 को आवर्धित करने जा रहा हूँ। आप इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से किन्हीं भी दो धनात्मक क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों को आप आवर्धित करेंगे। अब मैं 3 और 4 को करके दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से पहले एक रेखा खींची जाएगी।
इस प्रकार से एक रेखा खींची जाएगी और यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर आप 1 से लेके 1-1 सेंटीमीटर पर 9 रेखाएं खींचेंगे 1-1 सेंटीमीटर पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो जब आप 3 और 4 को आवर्धित करेंगे तो इसके बीच की संख्याओं को आपको लिखना पड़ेगा। तो 3 के बाद आएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और फिर आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है और किन्हीं भी दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं के बीच को आप इस प्रकार से आवर्धित करेंगे और उनके बीच की संख्याओं को आप लिखेंगे। तो आप अब जैसे ये आया है, इनको भी आवर्धित किया जा सकता है। आप इनमें से किसी को भी आवर्धित कर सकते हैं। आप 3.4 3.5 को आवर्धित कर सकते हैं। आप 3.8 3.9 को आवर्धित कर सकते हैं। आप 3.1 3.2 को आवर्धित कर सकते हैं। ये आपको करना आना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे और बहुत ही आसान है वो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इनमें से भी कुछ संख्याओं को आवर्धित करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक वास्तविक संख्याएं लिया है 3.4 और 3.5। इनको भी आवर्धित करके देखते हैं। तो फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रेखा खींचूंगा इस प्रकार से। ये आवर्धन करना आपको आना चाहिए। 1-1 सेंटीमीटर पर आप निशान लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं इनमें से किसी भी दो क्रमागत धनात्मक वास्तविक संख्याओं को आवर्धित करूंगा। ठीक है, इनके बीच की संख्याओं को लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर 3.4 और इसके आगे वाला 3.5 इन दोनों को आवर्धित, इनके बीच की संख्याओं को आवर्धित करना चाहता हूँ। तो ये चलेगा कैसे, जैसे 3.4 है ये, तो ये चलेगा 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 और फिर आपको लास्ट में मिलेगा 3.5। कितना मिल जाएगा, 3.5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप संख्याओं को आवर्धित करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप हल कर पाएंगे। संख्या रेखा पर आप आसानी से दर्शा पाएंगे। लेकिन जब आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे तभी आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं कि किस प्रकार से आप किन्हीं भी दो क्रमागत धनात्मक वास्तविक संख्याओं के बीच में आप दशमलव संख्याओं को लिख सकते हैं। इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। चलिए मैं 2 और 3 को आवर्धित करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं 2 और 3 को आवर्धित करके दिखाऊंगा और उसके बाद सीधा हम एक्सरसाइज पे जाएंगे और वहाँ जो भी संख्याएं हमें दशमलव में दी हुई हैं उनको संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। ठीक है, आप समझने का प्रयास करें, चीजें बहुत ही आसान हैं और आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए
मैं एक और आपको सिखा देता हूं कि आप इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके पास में मैं 2 और 3 को आवर्धित करूंगा, तो यहाँ पर 2 लिखूंगा और यहाँ पर 3 लिखूंगा। सबसे पहले इसके बीच में मैं इसको 9 हिस्सों में बांटूंगा, यानी कि एक सेंटीमीटर पर लेना है ये आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब आप इसको आवर्धित करिए तो 2 के बाद क्या आता है, 2.1 आता है, फिर 2.2 आता है, 2.3 आता है, 2.4 आता है, 2.5 आता है, 2.6 आता है, 2.7 आता है, 2.8 आता है, 2.9 आता है, फिर आपको लास्ट में 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर संख्या रेखा के बीच में जो संख्याएं होती हैं, आपको इस प्रकार से उन्हें आवर्धित करना आना चाहिए। ये जिस प्रक्रिया से हम किन्हीं भी 2 धनात्मक वास्तविक संख्याओं को आवर्धित कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, आवर्धन का मतलब होता है बड़ा। आप यहाँ पर किन्हीं भी 2 संख्याओं को बड़ा करके उनके बीच की संख्याओं को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, और वहाँ जो भी आपको संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, उन्हें हम आवर्धित करेंगे और दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। 2 ही सवाल हैं, अगर आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखें, 2 ही सवाल हैं एक्सरसाइज 1.4 में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे, मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपने उन चीज़ों को समझ लिया है जो अभी मैंने समझाया है, तो आप इसको बहुत ही इजीली कर पाएंगे। प्रश्नावली 1.4, ये है क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए, क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। हमें देखना है इसको संख्या रेखा पर, तो उत्तरोत्तर आवर्धन करके हमें संख्या रेखा पर 3.765 को देखने के लिए कहा गया है। हम इसको संख्या रेखा पर देखेंगे। ठीक है, देखने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, ये जो संख्या आप देख रहे हैं, क्या है ये है 3.765, यही है ना। तो आप इसके केवल पॉइंट के बाद एक डिजिट लीजिए, यानी कि आप इसमें से केवल 3.7 को लेंगे। आप पूरा एक बार में नहीं लेना है, पूरा एक बार में नहीं लेंगे। सबसे पहले आप पॉइंट के बाद एक डिजिट लेंगे, फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे, फिर पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेंगे। और ऐसा आप कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, अगर आप इस 3.7 को ध्यान से देखें तो ये 3 और 4 के बीच में आपको मिलने वाला है। समझ गए आप मेरी बात को? क्योंकि ये 3.7 है तो आपको ये 3 और 4 के बीच में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको आवर्धन करना पड़ेगा 3 और 4 को। ये रहेगा आपके सोचने और समझने का तरीका। ठीक है,
कि पॉइंट के बाद सबसे पहले आप एक डिजिट लेंगे, फिर पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट लेंगे, फिर पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट लेंगे। तो पहला डिजिट है 7, तो 3.7 आपको किन दो संख्याओं के बीच में मिलेगा? अगर आप ध्यान से देखें तो 3 और 4 के बीच में आपको 3.7 जरूर मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर 3 और 4 को सबसे पहले आवर्धित करते हैं, ठीक है। या अगर मैं आपको यहाँ संख्या रेखा भी दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पर आपको संख्या रेखा दिखाऊं, इस प्रकार से पहले मैं आपको संख्या रेखा दिखा देता हूं। ये रहेगा 0 और ये अनंत तक चलेगा। इनके बीच में 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 3.7 है वो हमें कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि ये 3.7 है तो 3 और 4 के बीच में मिलेगा। ये 3 और 4 को आवर्धित करना पड़ेगा। चलिए हम 3 और 4 को आवर्धित करते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 और 4 को आवर्धित करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा लंबा लूंगा ताकि मैं इसको साफ साफ दिखा सकूं। यहाँ तक लूंगा मैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इसको बड़ा बना रहा हूं ताकि स्पष्ट आपके समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर जो आवर्धन करूंगा वो करूंगा 3 और 4 को। तो इसके बीच में मुझे 9 बिंदु को लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9। ठीक है, आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। 3 और 4 को मैं आवर्धित कर रहा हूँ। तो पहले मुझे मिलेगा यहाँ पर 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ठीक है, इस प्रकार से मिल गया ये हमें। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस संख्या को जो हमें देखना है, ध्यान से देखिए, हमें 3.7 मिला। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये रहा आपका 3.7 मिल गया। अब आप 3.7 के अगली डिजिट यानी कि 6 भी ले लीजिए। तो अब हम 3.76 लाना चाहते हैं। तो 3.76 हमें, अब पॉइंट के बाद मैंने कहा था पहले आप एक डिजिट लेंगे, अब आप दूसरा डिजिट भी ले सकते हैं, यानी कि अब हम 3.76 लेंगे। तो 3.76 किसके बीच में होगा? 3.76 होगा आपका 3.7 और एक इसके आगे वाला, यानी कि 3.7 और 3.8, 3.7 और 3.8 के बीच में आपको मिलेगा 3.76। समझ आ गया? आपको 3.76 किसके बीच में मिलेगा? आपको मिलेगा 3.7 और 3.8 के बीच में। तो अब मैं 3.7 और 3.8 को आवर्धित करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। फिर से मैं एक बहुत बड़ी रेखा खींचूंगा ताकि मैं इसको अच्छे से समझा सकूं और अच्छे से दिखा सकूं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको संख्या रेखा पर देखने में। ठीक है, तो ये अगर आपको आवर्धन करना आ गया तो आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आवर्धित करेंगे 3.7 और 3.8 को। तो 3.7
और 3.8 को हम आवर्धित करेंगे। तो इनके बीच में पहले 9 बिंदु ले लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आप इनको बराबर दूरी पर ले लीजिएगा, 1-1 सेंटीमीटर पर। आप उसको समझ लीजिएगा, बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मैं 3.7 और 3.8 को आवर्धित कर रहा हूँ। तो इनके बीच की संख्या अब मैं लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और फिर आपको क्या मिल जाएगा, 3.8 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपको 3.76 कहाँ मिल रहा है। तो ये मिला आपको 3.76, ये मिला यहाँ पर। तो अब आपको 3.76 मिल चुका है। अब आप इसके आगे इसका तीसरा डिजिट भी ले सकते हैं, यानी कि अब आप 3.765 को भी ले सकते हैं। तो 3.765 किसके बीच में मिलेगा, आपको मिलेगा 3.765, 3.76 और 3.77। इन दोनों को अब आप आवर्धित करेंगे, तब जाके आपको ये संख्या देखने को संख्या रेखा पर मिलेगी। तो चलिए अब हम 3.76 और 3.77 को आवर्धित करते हैं और इस संख्या को संख्या रेखा पर देखते हैं। तो एक लास्ट टाइम आप इसको आवर्धित करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार से आप इसको आवर्धित करेंगे तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और आसान भी है, मज़ेदार भी है। तो ये हो गया हमारा। मैं यहाँ पर आवर्धित किसको करूँगा, 3.76 हमें मिल गया है, ये रहा। तो 3.76 और 3.77 इसको आवर्धित करना है। तो 3.76 और 3.77 को आवर्धित हम करेंगे। तो इसके बीच पहले 9 बिंदु लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब आप फिर से इनको इनके बीच की संख्याओं को लिखिए। तो 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 ये हमने 3.76 और 3.77 के बीच की संख्याओं को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप इस संख्या को देखिए कि ये कहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा 3.765। ये रहा 3.765। इस प्रकार से आपने इसको संख्या रेखा पर देख लिया है। इसको आप थोड़ा सा डार्क करके दिखा सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये संख्या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमें 3.765 को संख्या रेखा पर देखना था। तो किस प्रकार से मैंने इसको आपको दिखाया है, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। 3.765 जो है, कैसे आपने इसको पहले दो संख्याओं यानी कि 3 और 4 को आवर्धित किया। 3 और 4 को आवर्धित करने के बाद आपको 3.7 मिला। फिर आपने उसका एक और अगला नंबर लिया, फिर उन दोनों को आवर्धित किया तो आपको 2 डिजिट मिल गया 3.76। फिर आपने उसके आगे वाला, फिर उन दोनों को आपने 3.76 और 3.77 को आवर्धित किया, तब जाके आपको ये पूरा नंबर देखने को मिला। तो ये करना है तो बड़ा आसान, लेकिन अगर आपको ये अच्छे से समझ आ पाए तो ही ऐसा आप आसानी से कर पाएंगे।
ज्यादा कुछ नहीं है, केवल आवर्धन करना आपको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, और आवर्धन करेंगे आप संख्या के अकॉर्डिंग। पहले आप पॉइंट के बाद एक डिजिट लेंगे, फिर पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट लेंगे, पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट लेंगे, तो आप इसको बहुत ही आसानी से संख्या रेखा पर देख पाएंगे। और आसान भी है, केवल आपको आवर्धन करना है बस। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको संख्या रेखा पर दिखा दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं इसी प्रकार से ही करके दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें लिखा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार है। इसको आप ध्यान से देखिए, 4.26 इसके ऊपर बार है, इसको देखना है हमें संख्या रेखा पर। तो 4 दशमलव स्थानों तक जाना है हमें, यानी कि पॉइंट के बाद अभी कितने पॉइंट के दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2, यानी कि 2 और 6 2 ही अंक तो हैं। हमें 4 दशमलव स्थानों तक जाना है, तो यानी कि 2 अंक और बढ़ा लेंगे, यानी कि 26 को हम एक बार और लिख लेंगे, क्योंकि बार लगा हुआ है तो रिपीट होगा ये ना। चलिए लिख लेते हैं 4 दशमलव स्थानों तक 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 4.26 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है को देखने के लिए कहा गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 4.26 बार लगा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो अभी इसके अंदर कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद में? पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, 2 और 6, और हमें लेना है 4 दशमलव स्थान, तो यहाँ पर तो रिपीट होगा, क्योंकि 26 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो 26 26 26 26 26, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो 4.26 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है कि 4 पॉइंट के बाद में 26 ये आपका इस प्रकार से चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो हमें दशमलव के बाद में 4 अंक तक बोला है, तो आप 4 अंक इतना ही ले पाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट हो गया। तो आप यहाँ पर 4.2626 को संख्या रेखा पर देखेंगे, और हम इसको आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा, उत्तरोत्तर आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट के बाद में आपको एक डिजिट लेना है 4.2, तो आपको ये 4 और 5 के बीच में मिलने वाला है। तो आप 4 और 5 को आवर्धित करेंगे। तो पहले तो मैं संख्या रेखा बना देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप संख्या रेखा बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप संख्या रेखा को बना सकते हैं। तो जब आप इसके 2 हिस्से कर देंगे इस प्रकार से, इधर भी ये अनंत जाएगा और इधर भी ये अनंत तक जाएगा, बीच में 0 होगा, और आप 1-1 सेंटीमीटर पर निशान इस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। तो 0 के बाद में क्या आएगा? 1 2 3 4 5। अब आप -1 -2 -3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, किसको देखना है हमें ध्यान से? एक को इसमें से काट लेते हैं, ज़्यादा हो गया है, इसको आप ले लीजिए। तो जब आप यहाँ पर 4.2, क्योंकि पॉइंट के बाद में पहले हमें एक डिजिट को ही लेना होता है, तो हम यहाँ पर किसको लेंगे? 4.2 को लेंगे।
तो जब आप 4.2 को लेंगे तो 4 तो ये रहा, 0.2 यहाँ पर जाएगा, तो यानी कि 4 और 5 के बीच में हमें ये 4.2 मिलेगा। तो हम 4 और 5 को क्या करेंगे, आवर्धित करेंगे। तो चलिए हम 4 और 5 को आवर्धित करते हैं। दूसरा स्टेप रहेगा 4 और 5 का आवर्धन। और कैसे करना है ये आपके सामने है, इसको अच्छे से देखिए, समझिए। आसान तो ये बहुत है। अब मैं 4 और 5 को आवर्धित करूंगा, ठीक है। इनके बीच में जो आप निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 1-1 सेंटीमीटर पर। 9 पॉइंट लेना है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। अब आप 4 और 5 को आवर्धित करिए, तो आप यहाँ लिखेंगे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और फिर ये 5 आपके पास है ही, ठीक है, हो गया। अब आप 4.2 को देखिए, ये रहा 4.2। अब 4.2 के बाद में पहला डिजिट तो मिल गया, अब दूसरा डिजिट हमें लेना है 6, यानी कि अब 4.26 लेने के लिए मुझे 4.2 और 4.3 को, इन दोनों को आवर्धित करना पड़ेगा। अगर मैं 4.26 लाना चाहता हूँ, क्योंकि 4.2 तो मुझे मिल ही रहा है, अब मुझे 4.26 चाहिए, तो मैं 4.2 और 4.3 को इन दोनों को आवर्धित करूंगा, तो मुझे 4.26 भी जरूर मिल जाएगा। चलिए फिर से आवर्धित कर लेते हैं। तो जब आप इस प्रकार से इसको फिर से आवर्धित करेंगे, मैं इसको 2 पेज में इसलिए बना रहा हूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ आए और स्पष्ट दिखाई दे। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे 4.2 मिल रहा है, अब मैं 4.2 और 4.3 को आवर्धित करूंगा। तो यहाँ लिखूंगा 4.2 और यहाँ लिखूंगा 4.3, ठीक है। अब इनके बीच में जो 1-1 सेंटीमीटर पर आप निशान लगाएंगे, 9 पॉइंट लेना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर संख्याओं को लिखना शुरू करिए। 4.2 के बाद क्या लिखेंगे, 4.21, 4.22, 4.23, 4, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, ये भी हो गया आवर्धन। क्या हमें मिला 4.26 कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, 4.26 यहाँ पर मिल गया। अब हमें 4.26 मिल गया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। 4.26 के बाद में हमें ये 2 और चाहिए। अब मैं पॉइंट के बाद में तीन डिजिट लूंगा, तो अब मुझे 4.26 तो मिल रहा है, ये रहा। तो अब मैं इसका अगला वाला लूंगा, यानी कि 4.26, 4.27, इन दोनों के बीच में ही ये तीसरा डिजिट यानी कि 4.262 जरूर मिल जाएगा। यानी कि पॉइंट के बाद अब मैं 3 डिजिट लूंगा ताकि मैं 262 को संख्या रेखा पर देख सकूं। तो इसके लिए मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास अभी 4.26 है। तो अब मैं इसको और इसके एक आगे वाला, इन दोनों को जब आवर्धित करूंगा तो मुझे 4.262 भी मिल जाएगा। चलिए मैं 4.26 और 4.27 को आवर्धित करता हूं। जो मिलेगा ठीक उसके एक आगे वाला और लेना है और उन दोनों को भी आवर्धित करके आप देखेंगे तो आपको उसका अगला डिजिट भी मिल जाएगा।
चलिए करके देख लेते हैं। क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत ही इजी है, आसान है। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाते हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं 4.26 और 4.27 को आवर्धित करूंगा। तो 4.26, 4.27 इसको आवर्धित करूंगा मैं, ठीक है। तो पहले तो 9 हिस्से कर लीजिए इसके। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब आप इन दोनों के बीच की संख्याओं को लिख लीजिए। तो 4.26 है, तो अब आप लिखेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, ठीक है। ये हमने आवर्धित कर दिया है। 4.26 और 4.27 को आवर्धित करने के बाद मुझे ये मिला। अब चलिए देखते हैं 3 डिजिट हमें मिला कि नहीं। 4.262 कहाँ है? 4.262 ये मिल गया। तो अब मुझे 4.262 मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसका चौथा पॉइंट के बाद में चौथा डिजिट भी लूँगा। यानी कि अब मैं 262 तो मुझे मिल ही गया है। अब मुझे 2626 चाहिए, यानी कि ये फोर्थ डिजिट भी चाहिए पॉइंट के बाद। तो अब मेरे पास तो 4.262 है। अब मैं इसको और इसको आवर्धित कर दूंगा तो ये मुझे पूरा मिल जाएगा। तो अब मैं 4.262 और 4.263 इन दोनों को आवर्धित करने जा रहा हूं। इस बार हमें अपना आंसर मिल जाएगा, जो हमें इसको संख्या रेखा पर देखना है। चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार से आप एक संख्या रेखा बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है ऐसा करना। आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर बना के भी देखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका और ये हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये जो लिखा है 4.262 ये मिला आपको ना, क्या मिला है? 4.262 ये और एक इसके आगे वाला, यानी कि 4.263, 4.263 यानी कि 4.262 और 4.263 इसको और इसको अब आप आवर्धित करने जा रहे हैं। तो 9 पॉइंट ले लीजिए इनके बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। अब आप लिखिए इनके 4.262 और 4.263 इनके बीच की संख्याओं को लिखते हैं। चलिए, तो 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, ठीक है। अब आपने इसको भी आवर्धित कर दिया। अब आप इसको देखिए कहाँ दिख रहा है, ये 4.2626 ये मिला आपको। आप इसको एक बार गोले में जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमें ये मिल चुका है, ठीक है। 4.2626 ये जो है संख्या रेखा पर देखा गया है, इस प्रकार से मिल गया है। और इस प्रकार से मैंने
इसको संख्या रेखा पर दिखा दिया। अगर इसके आगे भी जाना होता तो आप इसको और इसको आवर्धित करते, ठीक है ना। तो वो तो आप क्वेश्चन को देखते जाइए, समझते जाइए और आगे बनाते चले जाइए, और ये सीधा सीधा आपका आंसर मिलता चला जाएगा और फिर आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज 1.4 था, इसमें तो बस 2 ही क्वेश्चन थे। मैंने इन दोनों क्वेश्चन को करके दिखा दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज का, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को निरूपण करना, वो इसी प्रकार से करना था। केवल यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए था, आपको यहाँ पर केवल संख्याओं 2 क्रमागत धनात्मक वास्तविक संख्याओं को आवर्धित करना आना चाहिए। जिस प्रक्रम के द्वारा हम इन दशमलव वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं या फिर देखते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और आप इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, आप इंग्लिश में कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो पढ़ना है एक्सरसाइज 1.5 में, वो पढ़ना है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 को दिखा देता हूं। एक्सरसाइज 1.5 ये है आपका एक्सरसाइज 1.5। और इस एक्सरसाइज 1.5 के बारे में पढ़ने के लिए हमें जो भी चीजें जानने की जरूरत है, पहले हम वो सारी चीजें समझ लेंगे, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखना है, मैं आपको सिखाऊंगा और अच्छे से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। ये हमारा हेडिंग रहेगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। अब हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ये क्या है, ये हमारा हेडिंग रहेगा, टॉपिक जिसको हम पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं से तो आप परिचित हैं, मैंने तो आपको बहुत बताया है, बहुत सारी चीजें बताई है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और ये किस प्रकार की होती हैं, कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं। और वैसे भी रियलिटी तो ये है कि हर वो संख्या जो आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको संक्रिया और बता देता हूँ कि संक्रिया का मतलब क्या होता है। संक्रिया का मतलब है कि जब भी आप किन्हीं भी 2 वास्तविक संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं, आप उन्हें आपस में घटा सकते हैं, आप उन्हें आपस में गुणा कर सकते हैं, आप उन्हें आपस में भाग कर सकते हैं। तो जब आप वास्तविक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा या भाग करते हैं, तो उसे ही बोला जाता है संक्रियाएं। क्या बोला जाता है, संक्रियाएं। तो वास्तविक संख्याओं को आपस में जोड़ना, गुणा, भाग करना, ये क्या कहलाता है, संक्रियाएं कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखना है, ठीक है। देखिए मैं आपको ऑरली थोड़ा सा बता देता हूँ। आप छोटी क्लास में यानी कि 8th क्लास में, 7th क्लास में परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना आप सीख चुके हैं। और प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इस प्रकार की संख्याएं भी आप 6th 7th क्लास में भी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपको समझना है, मैं आपको उसके ऊपर ही बात करूंगा, ठीक है। मैं आपको उसके बारे में ही बताऊंगा
यहाँ पर आपको क्या सीखना है, अपरिमेय संख्याओं को, क्योंकि आपने परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सीख लिया है अपनी पिछली कक्षाओं में। आपने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन सभी को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना पिछली कक्षाओं में सीख लिया है। तो यहाँ पर जो आपको सीखना है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या सीखना है, यहाँ पर आपको सीखना है अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, ठीक है। तो अब मैं जो इसका पहला हेडिंग लूंगा वो लूंगा अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। हमें क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सभी संक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। ये जो आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये जो अपरिमेय संख्याएं है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √10, √12, बहुत सारी ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको आप सबसे पहले यहाँ पर क्या सीखेंगे, योग, यानी कि जोड़ना। सबसे पहले आप क्या सीखेंगे, आप इसको जोड़ना भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए हम जोड़ के देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से आप जोड़ेंगे। इनमें से आप कोई भी दो अपरिमेय संख्याएं लीजिए। मान लीजिए आपने √2 ले लिया है और आप इसके अंदर √3 को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप √2 प्लस में √3 को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि रूट की संख्याएं अलग अलग हैं, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, तो रूट की संख्याएं अलग अलग हैं, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगी। और ऐसा सभी के लिए होता है। आप कोई भी दो अपरिमेय संख्या लीजिए, अगर उनके अंदर की जो संख्याएं हैं वो देखने में बराबर नहीं है तो आप उनको नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ तो नहीं सकते हैं, आप घटा के देखिए, फिर जोड़ा तो नहीं जा रहा है ना, आप घटा के देखिए। तो जब आप इसको घटाव करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, जब आप √2 में से √3 को घटाएंगे तो घटाने की कंडीशन में भी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि रूट की संख्याएं बराबर नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अलग अलग है, तो ये आपस में नहीं घटेंगी, ठीक है। और ऐसा सभी अपरिमेय संख्याओं के बीच में होता है। अगर रूट की संख्याएं आपस में बराबर नहीं हैं तो ना तो वो जुड़ सकती हैं और ना ही वो घट सकती हैं। अब हम आते हैं तीसरा, गुणा की कंडीशन में। गुणा की क्या कंडीशन है, तो जब आप इन्हें गुणा करके देखेंगे, यानी कि √2 की गुणा आप √3 में करना चाहेंगे तो गुणा किया जा सकता है, इनको आपस में गुणा किया जा सकता है। भले ही अंदर वाली संख्याएं, रूट वाली संख्याएं आपस में बराबर ना हो, लेकिन गुणा तो कम से कम आप कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 2 3 6, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है भाग। इसके बाद क्या आता है, भाग आता है। तो क्या दो अपरिमेय संख्याओं को भाग किया जा सकता है, तो अब आप √2 को √3 से भाग करके देख लीजिए। तो इसका जवाब है कि आप इसको भाग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा
कि जब आप इस प्रकार से दो अपरिमेय संख्याओं को लेते हैं जिसमें अंडर रूट की संख्याएं अलग अलग हों, तो ना तो उन्हें जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना भाग किया जा सकता है। केवल आप उन्हें क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें इस तरह से गुणा कर सकते हैं, बस। ठीक है, समझ आ गया। और ऐसा सभी दो अपरिमेय संख्याओं के साथ आप करेंगे जिसमें अंडर रूट की संख्याएं बराबर नहीं होंगी। ऐसा आप तभी करेंगे। अगर अंडर रूट की संख्याएं बराबर हैं तब क्या होता है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर अंडर रूट की संख्याएं बराबर हैं और तब उन्हें आप जोड़ेंगे तो क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास में 5√2 है और हम इसके अंदर 3√2 को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास 5√2 और प्लस करना है 3√2 को। तो यहाँ रूट में 2 है, यहाँ भी रूट में 2 है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो रूट वाली संख्याएं बराबर हैं। तो जब रूट वाली संख्याएं बराबर होती हैं तब आप उन्हें जोड़ सकते हैं। वो भी जोड़ने का तरीका क्या होगा वो भी आप समझ लीजिए। जब रूट की संख्याएं बराबर हो जाएं तो आप उस संख्या को एक बार लिखेंगे, यानी कि √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो इन दोनों को आप केवल एक बार लिखेंगे। और जो बाहर की संख्या है 5 और ये 3, इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 3 8, तो आपको क्या मिल जाएगा, 8√2 मिलेगा। तो आपने कैसे किया, आपने √2 क्योंकि दोनों में बराबर है उसको आप केवल एक बार लिखेंगे और जो 5 और 3 हैं उन दोनों को आप जोड़ देंगे। इस प्रकार से आप इसको ऐसा भी कर सकते थे या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5√2 प्लस में 3√2। एक तरीका तो ये मैंने आपको दिखाया। दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों में से आप √2 को कॉमन ले लीजिए। √2 को आप कॉमन ले लेंगे, तो जब आप √2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये 5 बचेगा और ये 3 बचेगा, जो कि इसके अंदर ही रह जाएगा। यानी कि जब आप इन दोनों में √2 कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ 5 मिलेगा और यहाँ पर 3 मिलेगा। और फिर आप जब इन्हें जोड़ के देखेंगे तो √2 और फिर ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, गुणा हो जाएगी 5 + 3, यानी कि जोड़ दीजिए 8। अब क्योंकि ये 8 जो है ये रूट में नहीं है तो ये इसके पीछे चला जाएगा, यानी कि इस 2 के साथ में इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्योंकि ये रूट में नहीं है इसलिए ये इस प्रकार से √2 के बाहर लिखा जाएगा। सॉरी। तो आपने इसको देखा कि किस प्रकार से हम योग कर सकते हैं दो अपरिमेय संख्याओं को। अब क्या इनको घटाया भी जा सकता है, तो बिल्कुल घटाया जा सकता है क्योंकि रूट की संख्याएं बराबर हैं। चलिए घटा के देख लेते हैं। तो जब आप इन्हें घटा के देखेंगे, घटाव करना है हमें, 5√2 में से घटाना है, कितना है ये 3√2 को। तो जब ये रूट की संख्याएं बराबर हो तब आप घटा भी सकते हैं। कैसे घटेगा, वैसे ही घटेगा। √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो √2 को आप एक बार लिखिए और 5 में से 3 घटा देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, तो 2√2 मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया। जब आप √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ये बच जाएगा 5, माइनस का निशान किए, फिर यहाँ 3 बच जाएगा। और फिर आप इसको देखेंगे तो √2 यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे आप, 5 में से 3 घटा देंगे 2, और जब इसकी गुणा इसमें आप करेंगे तो 2 यहाँ गुणा में है, सीधा इसके पीछे चला जाएगा क्योंकि ये रूट में तो है नहीं। रूट में होता तो हम इसके साथ गुणा करते, रूट में नहीं है ये वाला 2,
तो ये 2 इसके पीछे यहाँ पर लिखा जाएगा इस प्रकार से। पहले √2 रहेगा और ये वाला 2 इसके पीछे लिखा जाएगा इस प्रकार से। ये आंसर आ गया। तो जब रूट की संख्याएं बराबर हैं तो आप जोड़ भी सकते हैं और उन्हें घटा भी सकते हैं। चलिए गुणा को भी समझ लेते हैं कि गुणा कैसे किया जाएगा। तो जब आप गुणा करने जाएंगे, मान लीजिए आप 5√2 और फिर आप गुणा करना चाहते हैं 3√2 से। अब आप देखेंगे इस कंडीशन में गुणा कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखिए रूट की संख्याएं तो दोनों की आपस में बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में गुणा की कंडीशन बदल जाती है। ऐसे आप गुणा करेंगे, पहले तो आप 5 की गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिहाई मिल जाएगा आपको 15। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 की गुणा 3 में करेंगे, हो गई गुणा। अब आप रूट लगाइए, √2 की गुणा √2 में भी कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 15 गुणा का निशान यहाँ पर आप लगा सकते हैं। 4 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 बनता है, यानी कि 15 गुणा इस 4 का वर्गमूल, यानी कि इसका जब आप फैक्टर कर देंगे 2 × 2 तो 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकल जाएगा तो 15 दूनी 30। तो जब आप इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब रूट की संख्याएं बराबर होंगी तो आप इस प्रकार से गुणा करके सीखेंगे और देखेंगे। अब हम भाग की कंडीशन भी देख लेते हैं कि भाग कैसे किया जाएगा। तो जब आप भाग करने जाएंगे तो मान लीजिए आप 5√2 को भाग करना चाहते हैं 3√2 से। ठीक है, तो अब क्योंकि रूट की संख्याएं तो बराबर हैं और हमें भाग करना है तो √2 से √2 कट जाएगा और ये बचेगा आपका 5 और बट्टे में मिलेगा 3। अब ये कट नहीं रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा, जब रूट की संख्याएं बराबर रहती हैं, जब रूट की संख्याएं बराबर रहती हैं तो उनको जोड़ा भी जा सकता है, साथ में घटाया भी जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। लेकिन अगर रूट की संख्या बराबर नहीं है तो ना तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं, लेकिन गुणा जरूर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गुणा जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर सीखा और समझा कि किस प्रकार से आप अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घटाव करते हैं। यही चीजें आपको इस एक्सरसाइज 1.5 में पढ़ना है, सीखना है, समझना है। अभी मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा जो कि मैं अपने अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं सारी बातें। अभी आप केवल इसको इतना ही अपने दिमाग में रखिएगा, ताकि मैं आपको अभी इसका इंट्रोडक्शन और बताऊंगा। जो चीजें अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, अभी मैंने आपको अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं करना बताया है कि किस स्थिति में आप उन्हें जोड़ सकते हैं, घटा गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, परिमेयकरण करना बताऊंगा और किस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। अभी तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तो जो कि मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।